नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। अब तो देखो, वैसे प्री को भी कम ही समय रह गए। ऑलमोस्ट 3 महीने और 20 दिन प्री को बचे हैं, है ना। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अभी देखो, प्रीलिम से रिलेटेड ना कुछ बढ़िया इनिशिएटिव्स लॉन्च होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आज शायद वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और कल डाल दूंगा, जिसमें जैसे उड़ान की रिवीजन, उड़ान 500 की रिवीजन, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक। अच्छा, एक चीज़ आपने देखो, उड़ान 500 और उड़ान तो डाउनलोड कर ली होगी ना वेबसाइट से। वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल पे वो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वो फ्री इनिशिएटिव्स आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या अभी टोटली प्रीलिम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो, ये सब ना, इन सब का कोई जनरल आंसर नहीं होता, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है। अब कई लोगों का प्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया है, मॉक में भी बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं 120 130, लेकिन मेंस के अभी 2-3 सब्जेक्ट कवर होने बाकी हैं या फिर ऑप्शनल थोड़ा सा बाकी है, तो उसके लिए अलग रिकमेंडेशन होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेंस थोड़ा ठीक है लेकिन प्रीलिम वीक है, सीसेट से बहुत डर लगता है, तो वो रिलेटिवली जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम की तैयारी फुल फ्लैज। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा प्री वीक है, थोड़ा मेंस वीक है, तो वो थोड़ा साथ लेके भी चल सकते हैं। अभी सारा का सारा टाइम प्री को देने के बजाय थोड़ा बहुत मेंस को भी साथ लेके चलो। तो आपको ना अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए हमेशा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। खैर, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करें। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का। और तीसरा, विकसित भारत के लिए हमें कैसी जॉब्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, ये हिंदू का आर्टिकल है। तो तीनों आर्टिकल डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस साल के बजट में ना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार ने काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस किए हैं और ये एक कोशिश है मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने की, और सरकार के इन प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए। 2015 में ना सरकार ने अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, सागरमाला। आपने नाम सुना भी होगा, सागरमाला। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, बेसिक्स साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था पोर्ट-लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ताकि देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत किया जा सके। आसान भाषा में बताता हूं क्या था इस सागरमाला प्रोग्राम में। सागरमाला प्रोग्राम में देखो, पहला कंपोनेंट था पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, नए पोर्ट्स की डेवलपमेंट। समझ गए? पुराने पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे अच्छा करना और नए पोर्ट्स डेवलप करना, ताकि हमारे पोर्ट्स में ना ज़्यादा कैपेसिटी हो शिप्स को हैंडल करने की। दूसरा कंपोनेंट पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट। एक तरफ देखो, ये हमारा इंडिया का कोस्ट है, यहां पे पोर्ट है, तो पोर्ट की ना आगे भी रेलवे लाइन तक, रोड्स तक कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, ताकि देश के अलग अलग इलाकों से ना सामान आसानी से पोर्ट तक लाया जा सके। नेक्स्ट, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या था? इसमें यह था पोर्ट्स के नज़दीक ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का होना। अगर देखो, पोर्ट्स के नज़दीक इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे तो वहाँ से तुरंत की तुरंत पोर्ट्स तक सामान ले जाया जा सकेगा, और पोर्ट से कोई चीज़ इंपोर्ट करके तुरंत की तुरंत इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ले जाया जा सकेगा, तो ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट में कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी स्किल को डेवलप करना, फिशरी सेक्टर को डेवलप करना, टूरिज्म प्रमोशन, ये सब। और सबसे लास्ट में कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब बिजनेसमैन को, व्यापारियों को एंकरेज करना कि आप कोस्टल शिपिंग का इस्तेमाल कीजिए सामान भेजने के लिए, और इनलैंड वाटरवेज, जैसे हमारे देश के अंदर एक नदी बहती है, वहाँ पे शिप चलता है, तो ये जो इनलैंड वाटरवेज है ना, ये भी इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव है, इनको प्रमोट करना। तो ये सारे कंपोनेंट शामिल थे सागरमाला इनिशिएटिव में। अब समझ गए आप पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट लाना जिसमें पोर्ट्स मेन भूमिका निभाएं। समझ गए? और पोर्ट्स मेन भूमिका निभाएंगे, सामान को लाना ले जाना आसान हो जाएगा, तो मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर देश का मजबूत होगा। अब देखो, कुछ डेटा राइटर देते हैं। सरकार का लक्ष्य ये था कि
2035 तक 839 जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनको कंप्लीट करना सागरमाला इनिशिएटिव के तहत, और इस पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 5.8 लाख करोड़। राइटर काफ़ी सारा डेटा देते हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स पोर्ट मॉडर्नाइजेशन से संबंधित, इतने प्रोजेक्ट्स पोर्ट कनेक्टिविटी से संबंधित, इतने प्रोजेक्ट्स पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित। तो ये सब डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए सागरमाला इनिशिएटिव क्या था। अब देखो राइटर इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, 2016-17 से लेकर 2022-23 के बीच में इंडिया की जीडीपी ग्रो कर गई है बाय 43%। एनुअल ग्रोथ रेट निकालोगे तो आएगी 7%। समझ गए? जीडीपी हमारी 2016-17 में थी 153 ट्रिलियन रुपीस और 2022-23 में आके हो गई है 272 ट्रिलियन रुपीस। और इकोनॉमी देखो हमारी ना आज के समय में कितनी है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। 2027 में आते आते हो जाएगी 5 ट्रिलियन डॉलर्स, और 2030 तक आते आते हमारे देश की इकोनॉमी हो जाएगी 2030 तक आते आते हो जाएगी 7 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब इकोनॉमी ने अच्छा ग्रो किया है। इवन इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बढ़ा है। एक्जिम ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड, 2016-17 में हमारा एक्जिम ट्रेड था 66 बिलियन डॉलर्स, 2022 में आके हो गया 116 बिलियन डॉलर्स, यानी ओवरऑल 77% की बढ़ोतरी। और हर साल एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो एवरेज आएगा 12.83%। 2030 आते आते हमने लक्ष्य रखा है 2 ट्रिलियन डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी ग्रोथ सही है। बट देखो दूसरी तरफ अगर आप हमारी शिपिंग इंडस्ट्री देखोगे ना, शिपिंग इंडस्ट्री हमारी स्टैग्नेंट कर गई है। यहां पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का डेटा है, हमारे देश में जो मेजर पोर्ट्स हैं, कार्गो हैंडल इन्होंने किया 2016-17 में कितना, 1071.76 मिलियन टन। लेकिन 2020-21 में सिर्फ 1249.99 यानी 1250 मिलियन टन। इतने सालों में सिर्फ 14.26% की बढ़ोतरी, यानी सिर्फ 2.85% पर ईयर की बढ़ोतरी। और नंबर ऑफ वेसल्स जिन्होंने कार्गो हैंडल किया पोर्ट्स पे, वो तो बल्कि कम हो गए बढ़ने के बजाय। कितने हैरानी वाली बात है, समझ गए? 2016-17 में नंबर ऑफ वेसल्स थे 21,655 और 2020-21 में हो गए 20,371। बस और डेटा आपको नहीं दूंगा, आगे दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दूंगा मैं आपको। बात ये है, एक तरफ शुरुआत में राइटर ने इकोनॉमी की तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई है। फिर राइटर ने ट्रेड की तस्वीर दिखाई कि ट्रेड भी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राइटर फिर बोलते हैं जब इकोनॉमी इंक्रीज हो गई और ट्रेड इंक्रीज हो गया देश का, तो फिर शिपिंग इंडस्ट्री भी तो ग्रो करनी चाहिए थी ना। लेकिन हैरानी यह है शिपिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं की, स्टैग्नेंट हो गई। जो डेटा की सहायता से वो बताते हैं, हमारे देश में जो शिप्स है ना, उनकी एवरेज एज 2022-23 में तो 26 थी और अब बढ़ के थोड़ा अब इंप्रूव होकर 21 हो गई है, क्योंकि 34 एडिशनल यंग वेसल्स जो हैं, यंग शिप्स इंडक्ट हुए हैं, हमारे देश में रजिस्टर हुए हैं, जिनकी एवरेज एज 14 है। तो इस वजह से ओवरऑल जो वेसल्स हैं, शिप्स हैं, उनकी एवरेज एज 26 से घट के 21 हो गई है। शिपिंग ग्लोबल रैंकिंग हमारी जानते हो कितनी है शिपिंग में? पहले 17 थी, अब 19 हो गई है। ये रैंकिंग शिप ओनरशिप के मामले में है कि हमारे देश में कितने शिप्स रजिस्टर्ड हैं, कितने लोगों के पास में शिप्स हैं, कितनी कंपनीज के पास में। तो हमारी रैंकिंग 19 हो गई है, बहुत पीछे। अब सरकार ने एक गलती क्या की, 2015 में ना सरकार ने सागरमाला लॉन्च किया। तो सरकार को ये लगा कि अगर पोर्ट्स को डेवलप करेंगे तो शिपिंग इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी। बट देखो वो एक गलती थी, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री की ना अलग से प्रॉब्लम थी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की अलग से प्रॉब्लम थी, और पोर्ट्स को जो ऑपरेट करते हैं उनकी अलग से प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों को मिक्स सरकार को नहीं करना चाहिए था। सरकार को शिप ओनर्स और शिप बिल्डर्स को अलग से ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार ने बजट में कुछ प्रोविजन किए हैं। पहले तो हम मल्टीपल चैलेंजेस समझ लेते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला लैक ऑफ कैपिटल एंड हाई बोरोइंग कॉस्ट। देखो एक शिप बनाने में ना बहुत ज़्यादा खर्चा आता है
और रिटर्न्स धीरे धीरे कई सालों तक मिलते हैं बाद में। और शिप इंडस्ट्री वाले शिप बिल्ड करने के लिए लोन लेने जाते हैं तो लोन बहुत महंगा मिलता है, इतने लंबे समय के लिए लोन मिलता नहीं है। और चूंकि पहले शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में नहीं माना जाता था, तो शिप्स को गिरवी रख के लोन नहीं मिलता था, अलग से कुछ कोलेटरल, अलग से कुछ गिरवी रखना पड़ता था शिप बनाने के लिए, लोन लेने के लिए। ये देखो, एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए होती थी, सिर्फ शिप को गिरवी रखने से काम नहीं चलता था। और देखो, शिपिंग इंडस्ट्री का नेचर ना साइक्लिकल है, कभी शिप्स को काम मिलेगा लगातार 9 महीने, फिर 3 महीने शिप्स खाली रहेंगे, इस प्रकार से साइक्लिकल नेचर होता है शिप का। तो लोन अरेंजमेंट भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ चलो, इन 3 महीनों में आपका काम कम होता है तो आप लोन की जो इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट है, मत कीजिए, बाकी 9 महीने कर दीजिए। लेकिन बैंक इतना फ्लेक्सिबल होते नहीं है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल टैक्सेशन लॉज। हमारे देश में जो शिपिंग कंपनीज हैं, शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज, वो देखो एक्स्ट्रा टैक्सेशन पॉलिसीज फेस करती हैं जो कि फॉरेन वेसल्स नहीं फेस करते, जिस वजह से हमारे जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो नुकसान में रहती हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। नेक्स्ट, विदेश से कोई शिप एक्वायर करना है तो पैसा भेजने में बहुत दिक्कत आती है, इतना पैसा भेजने में। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो भी शिप ओनर्स फेस करते हैं, जैसे इंडियन फेरर मतलब वो लोग जो शिप पे काम करने के लिए जाते हैं। तो इंडियन सी फेरर जो हैं उनको सैलरी देते वक्त इंडियन शिपिंग कंपनीज को ना उनका टीडीएस काटना पड़ता है, जबकि इंडियन सी फेरर किसी फॉरेन वेसल पे काम करने के लिए जाते हैं तो उनकी सैलरी देते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ता। और इंडिया में जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको पोर्ट चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, समझ गए। इसके अलावा देखो कुछ और प्रॉब्लम्स भी राइटर बताते हैं। बड़े वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बहुत बड़ा वेसल क्रिएट करना है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और शिप बनाने के लिए जैसे स्टील यूज होता है, स्टील इंडिया में महंगा है तो इंपोर्ट करना पड़ता है फिर बाहर से। फिर देखो, जो शिप बनाने के लिए मशीनरी वगैरह लगती है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स या फिर जो भी रॉ मटेरियल होता है। एक तो कस्टम ड्यूटी उस पर लग जाती है कई बार, दूसरा हमारे देश में स्किल नहीं है शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, टैलेंट नहीं है, इस वजह से जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। अच्छा, एक चीज आप बोलोगे सर ये जहां पे शिप बनता है जैसे शिप यार्ड है, यहां पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करता? यहां पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ कंपनीज को लगता है यार शिप ओनर को आसानी से फंड मिलता नहीं है शिप बनाने के लिए, और नए बिल्ड वेसल्स की डिलीवरी में बहुत डिले होता है। तो इस वजह से जहां पे शिप बनता है शिप यार्ड बनाने में कोई बेनिफिट नहीं है, इस वजह से कंपनीज शिप यार्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये सारी बातें लगता है देखो सरकार ने सुन ली, बहुत सारी चीज़ें तो सरकार ने एड्रेस की हैं, जैसे एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया है, 25,000 करोड़ का ये फंड होगा। लेकिन ना इसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी सिर्फ 49%, बाकी आएगा 51% प्राइवेट कंपनीज की तरफ से और पोर्ट्स की तरफ से। और सरकार ने ना कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की कि ये 25,000 करोड़ कितने साल में यूज़ होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। और सरकार कह रही है 49% हम देंगे, बाकी 51% क्या पोर्ट्स प्राइवेट कंपनीज देंगी वास्तव में, ये देखने वाली बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है शिप्स को, ये अच्छी चीज़ है, लोन मिलना अब आसान हो जाएगा। और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने एक मांग ये की थी, शिप जब कोई नया बिल्ड होता है ना तो परचेज किया जाता है तो 5% IGST लगता है, इसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन ये रिमूव नहीं किया गया। TDS रिक्वायरमेंट, हमारे शिप ओनर्स जो सी फेरर को सैलरी देते हैं TDS काटना पड़ता है, वो TDS ना काटना पड़े, ऐसी गुहार लगाई थी, बट सरकार ने इसे भी इग्नोर कर दिया। हाँ, कस्टम ड्यूटी पर सरकार ने रिलैक्सेशन दी है, 10 सालों के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है शिप बिल्डिंग के स्पेयर पार्ट्स पे या फिर इक्विपमेंट्स पे, उनको नहीं लगाया जाएगा। 10 साल के लिए कोई भी शिप बनाना चाहता है, बाहर से इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है, बिना डर के करे, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज सरकार ने यह भी की है, जो शिप ब्रेकिंग यार्ड होते हैं वहां पे आके कोई शिप तोड़ेगा अपना, तो स्पेयर में
कबाड़ में बेचने पे, स्क्रैप में बेचने पे जितना पैसा मिलता है ना, तो उसका एक निश्चित पैसा सरकार उस शिप ओनर को क्रेडिट के तौर पे देगी अगर वो नया शिप बनाता है तो। समझे? ये कल मैंने आपको बजट में भी बताया था। अब देखो एक चीज राइटर ये बोलते हैं, कुछ चीजें देखो चेंज हो रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण अब ऐसी टेक्नोलॉजी शिप्स में यूज होने लगी है जिनसे ना एमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। तो इंडिया में हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अभी डेवलप कर रहे हैं, तो हमें अभी से ये लेके चलना चाहिए, जो शिप्स हम बनाएं वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम करें, क्लीन टेक का यूज ज़्यादा हो शिप्स में। राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, देखो बजट में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो की गई हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी गई हैं, जैसे TDS वाला, 5% IGST वाला, शिप ब्रेकिंग यार्ड्स या फिर शिपिंग यार्ड जहाँ पर शिप बिल्ड किया जा सके उनमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो सरकार ने अब देखो ठान ही लिया है कि हमें शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो इन चीज़ों पे भी अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट बताऊं उससे पहले ये बताओ डोमेस्टिक वर्कर्स होते कौन से हैं। सिंपल, डोमेस्टिक वर्कर्स देखो वो वर्कर्स होते हैं जो डोमेस्टिक काम करते हैं, दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं। जैसे देखो खाना बनाना, सफाई करना, एल्डर्स की देखभाल, ये सब जो डोमेस्टिक काम जिन वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं तो वो डोमेस्टिक वर्कर हैं। अब कंटेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ना 29 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दिया कि हमें ना अलग से एक कानून बनाना चाहिए डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। तो कोर्ट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि आप ना अभी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित कीजिए, वो जो कमेटी है वो रिकमेंडेशंस देगी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलग कानून बनाने के लिए। अभी देखो कुछ एक्ट्स तो हैं वर्कर्स के लिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल रिनमरेशन एक्ट है, बट ये जो एक्ट है ना, ये देखो डोमेस्टिक वर्कर्स को कवर नहीं करते हैं। और डोमेस्टिक वर्कर्स ना काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल कोई कानून नहीं है, प्रॉपर कानून नहीं है। समझ गए? कुछ स्टेट्स ने हालांकि प्रोविजन जरूर किए हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, बट कोर्ट ये चाहती है कि यूनियन कानून बने, मतलब पार्लियामेंट कानून बनाए जो कि बाइंडिंग हो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। अभी 2-3 स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे प्रोविजन किए हैं, जैसे महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, लेकिन सभी राज्यों ने नहीं किए हैं। अगर पार्लियामेंट से कानून बन जाएगा तो सभी राज्यों के लिए वो बाइंडिंग होगा और सभी राज्य जो हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अच्छे प्रोविजन करेंगे, अच्छा कानून बनाएंगे। डोमेस्टिक वर्क को ना आमतौर पे एक फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन माना जाता है। फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन मतलब महिलाओं का काम इसे माना जाता है। और ज़्यादातर आप देखोगे शहरों में जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जैसे देखो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ से आए जो लोग हैं, और ज़्यादातर महिलाएं, 95% जो डोमेस्टिक वर्क है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। वेज रेट फिक्स नहीं है, कई बार मिनिमम वेज भी नहीं मिलते, और कई बार एक ही लोकेलिटी में एक ही काम के लिए अलग अलग पैसे मिलते हैं। रमा देवी बर्तन धोने का काम करती हैं आंटी, उनको सेम फ्लैट के लिए मिलते हैं 2,000 रुपये। फिर सुनीता देवी दूसरी आंटी हैं, उसी लोकेलिटी में उतने ही साइज के फ्लैट के लिए, उतने ही मेंबर्स के लिए 3,000 उनको मिलते हैं। ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। रमा देवी, इनको काम की ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए ये 2,000 पर भी मान गई। तो प्रॉब्लम समझ गए ना, लो वेजेस, कम वेतन दिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी अनफेयर रहती हैं। अनफेयर मतलब जब मर्जी आया काम पे रख लिया, जब मर्जी आया काम से निकाल दिया, और काफ़ी बार हरासमेंट होता है, बार बार ठीक से तुमने काम नहीं किया, ये वो धमकाया जाता है। उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट होती है। कई बार जैसे त्यौहार पे या फिर गेस्ट आ गए तो एडिशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, और कुछ लोग एडिशनल काम करने पे पैसा दे देते हैं, कुछ लोग एडिशनल काम करने पे पैसा देते भी नहीं हैं। ये सिस्टम है। फिर देखो जॉब इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई नोटिस नहीं देता एम्प्लॉयर डोमेस्टिक वर्कर्स को, तुरंत के तुरंत गुस्सा आया काम से निकाल दिया। सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे फॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी मिलती है ना, जैसे इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरे लाइफ इंश्योरेंस,
और पीएफ में पैसा जमा होता है, ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते डोमेस्टिक वर्कर्स को। अब राइटर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। राइटर कहते हैं देखो लंबे समय से ना हमारे देश में खास करके ये माना जाता है कि डोमेस्टिक वर्क जो है महिलाओं के लिए ना नेचुरल स्किल है, नेचुरल स्किल है, कोई खास बात नहीं है, ये तो महिलाएं तो घर का काम करेंगी ही। तो इस वजह से ना डोमेस्टिक वर्क की जो वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा कम है। अब देखो मान लीजिए प्लम्बर है, आपके घर में कुछ ठीक करने के लिए आया, 1 घंटा उसने काम किया तो फॉर एग्जाम्पल उसको 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर एक महिला बाहर से आके किसी दूसरे घर में डोमेस्टिक वर्क करती है, क्या उसको 1 घंटे के 500 रुपये मिलते हैं? नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ना सोसाइटी में ये डीप रूटेड सोशल अंडरस्टैंडिंग है कि घर का काम तो नॉर्मल सी स्किल है, नॉर्मल सी चीज है, ये मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो इस सोच की वजह से ना उचित वेजेस नहीं दिए जाते डोमेस्टिक वर्कर्स को, और हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन काफी होता है। जब देखो डोमेस्टिक वर्कर्स का मिस ट्रीटमेंट होता है ना, वो रेयरली मीडिया में आता है, रेयरली। मुझे याद है अभी 2 साल हो गए शायद, एक बच्ची का मिस ट्रीटमेंट हुआ था काफी, और वो मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। लेकिन देखो डेली बेसिस पे अनेकों लोकेलिटीज में डोमेस्टिक वर्कर्स का मिस ट्रीटमेंट होता है, कभी पब्लिक में बातें नहीं आती। इवन और तो और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन 189 है ना डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर, इंडिया ने अभी इसे रेटिफाई किया भी नहीं है। समझ गए? जुडिशरी ने समय समय पे देखो आदेश जरूर दिए हैं। जैसे जुडिशरी ने आदेश दिया जो डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर करने वाली प्लेसमेंट एजेंसीज है ना, उनका बढ़िया ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं ये डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन करवाती हैं, कई बार तो प्लेसमेंट के नाम पे इनको बेच दिया जाता है। ऐसे काम भी काफ़ी सामने आते हैं। लेकिन देखो जुडिशरी तो आदेश दे देती है, बट एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जुडिशरी के डायरेक्टिव्स को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। इस वजह से कोई डायरेक्ट इंप्रूवमेंट आया नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स की कंडीशन में। इसीलिए सेपरेट लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलेंगे 2019 का कोड ऑन वेजेस आ चुका है, तो फिर अब क्या आवश्यकता है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलग से कानून बनाने की? देखो राइटर बोलते हैं ये बात सच है, मिनिमम वेजेस एक्ट तो डोमेस्टिक वर्कर्स को कवर नहीं करता था, लेकिन कोड ऑन वेजेस जो है ये डोमेस्टिक वर्कर्स को कवर करता है। बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, फिक्स टाइमिंग होती है, 9 से 5 काम करना है, और कुछ गलत होता है तो वहाँ पे दूसरे वर्कर्स होते हैं देखने के लिए, मॉनिटरिंग होती है, शिकायत कर सकता है। लेकिन ना आप ये देखिए डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं वो किसी के प्राइवेट स्पेस में काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, वहाँ पे ना तो कोई मॉनिटरिंग है। और डोमेस्टिक वर्कर्स सारे पूरे दिन के लिए काम नहीं करते, कोई कहीं पे 1 घंटे के लिए जाता है, कहीं पे 2 घंटे के लिए जाता है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स का काम जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर कोड ऑन वेजेस में कवर किया जाएगा तो इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ना रिलेशनशिप काफी एसिमेट्रिक है। एम्प्लॉयर के पास में काफी पावर है, क्योंकि एम्प्लॉयर के घर में जाके काम करते हैं डोमेस्टिक वर्कर, वहां पे देखने वाला कोई नहीं है। समझ गए? इसलिए अलग से ट्रीट करना जरूरी है डोमेस्टिक वर्कर्स के काम को। फिर देखो सब नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, सबसे पहले तो ना डोमेस्टिक वर्क के अंदर क्या क्या आता है, हमें डेफिनेशन बनानी होगी डोमेस्टिक वर्क की। और एक चीज, कोई डोमेस्टिक वर्कर दूसरे के घर में जाके काम करता है ना, उसको देखो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दिया जाता, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कल को डोमेस्टिक वर्कर के साथ में कुछ गलत हो भी जाए, शोषण हो भी जाए, तो प्रूफ क्या है कि वो डोमेस्टिक वर्कर इस पर्सन के घर में काम करता था या करती थी? समझ गए? तो सबसे पहले तो देखो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। डोमेस्टिक वर्क जब भी कोई करे जब प्रूफ हो कि हाँ भाई ये इसके घर में काम कर रहा है। बट दिक्कत ये है
एम्प्लॉयर देखो इस बात को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं कि घर जो है वो वर्क प्लेस है, और जो जहां पे डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं वहां के जो ओनर हैं वो ये नहीं मानते कि हम एम्प्लॉयर हैं। इस वजह से ये दिक्कत आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो अगर एक कानून आएगा ना जिसमें मिनिमम कोर इंटाइटलमेंट्स डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए डिफाइन की जाएंगी कि भाई ये राइट्स तो डोमेस्टिक वर्कर को मिलने ही चाहिए, तो ये जो पावर हायरार्की है ना कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास में सारी पावर, डोमेस्टिक वर्कर के पास में कुछ भी नहीं, तो ये पावर हायरार्की थोड़ी रीडिफाइन होगी, थोड़ी चेंज होगी। डोमेस्टिक वर्कर्स भी अपने हक की बात कर सकेंगे। कानून आने से सब कुछ चेंज हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे, वो तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर तौर पे जैसा आर्टिकल में बोला गया पावर हायरार्की चेंज होगी, पावर डायनामिक्स चेंज होंगे। तो एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कमेटी बनाइए और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कानून बनाने की कोशिश करिए, तो ये बिल्कुल सही समय है यूनियन गवर्नमेंट के लिए कानून बनाने का। पहले कुछ राज्यों ने देखो प्रयास किए हैं, केरला, दिल्ली, लेकिन यूनियन लेवल पे कानून बनेगा तो डोमेस्टिक वर्कर्स का और अच्छे से प्रोटेक्शन होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, किस टाइप की जॉब्स हमें चाहिए विकसित भारत के गोल को अचीव करने के लिए। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देश देखो तभी तरक्की करेगा जब हर व्यक्ति के पास में ना सम्मानजनक रोजगार होगा। यूनियन बजट 2024 में ना सरकार ने नए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किए थे। मकसद था देश में 4 करोड़ नई जॉब्स पैदा की जा सके आने वाले 5 सालों में, और इन पर सरकार का खर्च आएगा 2 लाख करोड़। बट देखो सवाल ये उठता है किस टाइप की जो जॉब्स हैं वो जरूरी हैं। तो इस आर्टिकल में देखो 3 तरीके की जॉब्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स, दूसरे नंबर पे एआई रिजिलियंट जॉब्स, और तीसरे नंबर पे एस्पायरेशन सेंट्रिक जॉब्स, एस्पायरेशन सेंट्रिक जॉब्स। तो इस टाइप की जॉब्स हमें हमारे देश में चाहिए। एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स। देखो क्लाइमेट चेंज आज के समय में आपको पता है एक बड़ी समस्या है, और भारत दुनिया का ना 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री था 2019 में। 2021 तक हमने देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना $159 बिलियन का नुकसान उठा लिया, और आरबीआई ये कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने में हमें $1 ट्रिलियन चाहिएंगे। क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने में मतलब जैसे देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है तो आसपास के एरियाज को नुकसान हो गया, तो इन सब चीज़ों से निपटने में हमें $1 ट्रिलियन चाहिए 2030 आते आते। अब सोचिए अगर देखो मानसून अनप्रेडिक्टेबल हो गया या फिर हीट वेव्स बढ़ने लगी तो एग्रीकल्चर का क्या होगा। तो इसीलिए हमें देखो क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स क्रिएट करनी होगी जो नेचर फ्रेंडली हो और इकोनॉमी को सपोर्ट करें। क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स मतलब ऐसी जॉब्स जो क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी प्रोड्यूस हों। समझ गए? आप बोलोगे सर कौन सी हैं ये क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स? जैसे एग्जांपल देते हैं राइटर पहला, ई रिक्शा का डिस्ट्रीब्यूशन। ई रिक्शा का डिस्ट्रीब्यूशन जो बैटरी से चलने वाले रिक्शे नहीं होते, हर गांव में देखो हमारे देश में ना फॉर एग्जांपल 6 लाख गांव हैं, तो हर गांव में ना हर गांव को सरकार 3 से 4 ई रिक्शा दे दे और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दे दे, ट्रेन कर दे उन ई रिक्शास को गांव में चलाने के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा? हर गांव को सरकार 3-4 ई रिक्शा दे रही है और कुछ महिलाओं को ट्रेन कर रही है एज ए ड्राइवर उन ई रिक्शास पे काम करने के लिए। तो सोच के देखो 20 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, 20 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन इसका इफेक्ट काफी मल्टीप्लाई करेगा। गांव गांव में ना लास्ट माइल की कनेक्टिविटी पैदा हो गई। अब कोई महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना चाहती है तो वो जा सकेगी। क्यों? क्योंकि देखो अपने घर से गांव के अड्डे तक जाने के लिए ई रिक्शा काम आएगा और गांव के अड्डे से मिल जाएगी बस। तो इस प्रकार से लास्ट माइल कनेक्टिविटी पैदा होने से इनडायरेक्ट इफेक्ट काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल राइटर देते हैं बायोगैस प्लांट का।
2018 में ना सरकार ने एक लक्ष्य रखा था बायोगैस प्लांट्स इस्टेब्लिश करने का। उस समय सरकार ने बोला था हम 5,000 बायोगैस प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगे। ये देखो 5,000, अभी तक हुए कितने हैं? 2023-24 तक तो देखो सिर्फ 82 बड़े जो बायोगैस प्लांट हैं वो बने हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सहायता से। मतलब इस टारगेट पे हम स्लो चल रहे हैं। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से गैस बनती है जिसको फिर यूज किया जाता है खाना बनाने में और दूसरी चीजों में। तो अगर देखो इस लक्ष्य पे ध्यान दिया जाता है तो बहुत जॉब्स गांव में क्रिएट होंगी। अब बात करते हैं तीसरा क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब का एग्जांपल। देखो भारत ने लक्ष्य ये रखा है 2030 आते आते 500 गीगावाट नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, 500 गीगावाट। अब देखो जैसे रूफ टॉप सोलर पैनल को सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है, लेकिन थोड़ा अधिक इंटेंसिटी के साथ में सरकार रूफ टॉप सोलर पैनल्स को सपोर्ट करे ना, ये एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो बहुत सारी जॉब्स इससे क्रिएट होंगी। तो ये भी एक एग्जांपल है क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब का। अब नेक्स्ट कैटेगरी की जॉब्स पे राइटर आते हैं एआई रिजिलियंट जॉब्स, मतलब ऐसी जॉब्स जिन पर देखो एआई का फर्क ना पड़े। जैसे देखो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल पहला है टीचर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। आज के समय में देखो लाखों में टीचर्स और डॉक्टर्स की कमी है। बेशक एआई आ गया, एआई की सहायता से अब जैसे फिजिक्स वाला ही मान लीजिए पीडब्ल्यू ओनली एस है, अब ऑनलाइन एजुकेशन इतनी आसान हो गई। पहले सिर्फ 50-60 बच्चों की क्लास होती थी, लेकिन आज के समय में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। बट टीचर्स की कमी तो नहीं हुई ना, टीचर्स की जरूरत तो देखो आज भी है, मेंटर्स की जरूरत तो देखो आज भी है, ख़त्म नहीं हुई एआई के आने के बावजूद, और ना ही ख़त्म होगी। पर्सनल टच जो बच्चों को मिलना चाहिए, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन वो पर्सनल टच नहीं दे सकता, समझ गए? अब एक क्लास में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पर्सनल टच नहीं आएगा जो 50-60 बच्चों के साथ में आ सकता है, जिसमें बच्चे अपना डाउट पूछ सकें डायरेक्टली टीचर से। तो इसलिए टीचर्स की कमी रहेगी। एआई बेस्ड डायग्नोसिस टेस्ट आ गए हैं, लेकिन देखो उनको सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन टच तो चाहिए। ऐसे डॉक्टर चाहिए जो एआई के रिजल्ट को ऑथेंटिकेट कर सकें, सपोर्ट कर सकें। फिर देखो जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन है। देखो एआई कंटेंट क्रिएट जरूर कर सकता है, बट एआई एक लेवल के बाद में ना अभी भी ह्यूमन बीइंग्स जितनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर सकता है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये गलत है, आज के समय में एआई भी काफ़ी क्रिएटिव है, लेकिन फिर भी देखो जैसे ये समझ इंसान को होती है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ह्यूमन इमोशंस, कौन सी चीज़ वायरल हो सकती है कौन सी चीज़ वायरल नहीं हो सकती, ये चीज़ें एआई अभी तक तो नहीं समझता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर एक बात देखो ये भी है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको ना फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार को देना होगा ताकि गांव में जो कारीगर हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर कपड़े के ऊपर कढ़ाई कर दी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ग्लोबल मार्केट्स में बिक सके, इससे भी बहुत जॉब्स जनरेट होंगी। नेक्स्ट है एस्पायरेशन सेंट्रिक जॉब्स। एस्पायरेशन सेंट्रिक जॉब्स देखो हमारे गांव के जो यूथ है ना वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप कल्चर भी देश में बढ़ रहा है। दिक्कत ये है उनकी ना फाउंडेशन एजुकेशन बहुत वीक है, स्कूलों में कुछ सिखाया नहीं जाता, इस वजह से देखो उनको ना टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। जैसा देखो चाइना में लर्निंग आउटकम अच्छी थी, ग्रास रूट लेवल पे नई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई, बट हमारे देश में ना ग्रास रूट लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, लर्निंग आउटकम नहीं है एजुकेशन में। स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं बस 10वीं पास कर ली, पूछो कुछ याद है, कुछ साइंटिफिक टाइम पर कुछ सीखा, साइंस बेस्ड कंसेप्ट जिनको डेली लाइफ में यूज कर उसको नहीं, भैया वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाया नहीं गया अच्छे से। तो ये दिक्कत है, इसलिए तो वो बेचारे गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड हो जाते हैं, कोचिंग का कल्चर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखना चाहिए सरकार को कि डिजिटल इंडिया का क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या वास्तव में डिजिटल इंडिया पे आधारित कुछ हमारे जो रूरल यूथ हैं वो कुछ स्टार्टअप वगैरह ओपन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत आ रही है। सरकार को अंदर घुसना चाहिए इस चीज़ के। अब एग्जाम्पल देते हैं राइटर, अभी के लिए फिलहाल देखो जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ सकते हैं। पैक हाउस एक कंसेप्ट होता है, पैक हाउस में क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ना ग्रेडिंग होती है, क्वालिटी अलग अलग उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो फॉर एग्जांपल वीट है उसको अलग से कर दिया जाएगा, फिर उनको कट्टों में पैक कर दिया जाता है, सोर्टिंग कर दी जाती है, ये सब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो इंटीग्रेटेड पैक हाउसेस की काफ़ी आवश्यकता है, 70,000 पैक हाउसेस लगाए जा सकते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एक तरफ कम होगा, दूसरी तरफ यूथ की जो एस्पायरेशंस हैं वो पूरी होंगी। फिर देखो एक काम ये किया जा सकता है, रूरल जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनका टेक्नोलॉजी की सहायता से, सोशल मीडिया की सहायता से उन प्रोडक्ट्स की ना रीब्रांडिंग वगैरह की जा सकती है। इसमें यूथ एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, टेक इनेबल्ड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्री इनपुट्स। एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स यूज होती है ना उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, रूरल एरियाज में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, तो यहाँ पे यूथ काफ़ी अपना बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। फिर देखो ये एडिबल ऑयल हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, 57% एडिबल ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सोयाबीन ऑयल है या फिर सनफ्लावर है, इनको प्रोसेस करने की फैक्ट्रीज गांव में लग सकती हैं और रूरल यूथ इसमें बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। तो कहने का मतलब देखो ये है, ये 3 तरह की जॉब्स हमें चाहिए। सबसे पहले क्लाइमेट रिजिलियंट, दूसरे नंबर पे एआई रिजिलियंट और तीसरे नंबर पे ये एस्पायरेशन सेंट्रिक। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में अगर बात करें कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, हमने डोमेस्टिक वर्कर्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाने के लिए बोला है जो विचार करे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलग कानून बनाने के लिए। अभी देखो ये मिनिमम वेजेज एक्ट, इक्वल रिनमरेशन एक्ट में नहीं आते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स और काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। फेमनाइज्ड ऑक्यूपेशन है, महिलाओं का काम माना जाता है, माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा काम करते हैं। और वैसे 2019 में कोड वेजेस आया था, ये कोड ऑन वेजेस, लेकिन ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स का काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कभी वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ फुल टाइम जॉब करते हैं, कुछ 24 घंटे वाली जॉब करते हैं, कुछ पूरा दिन काम करते हैं, रात को अपने घर चले जाते हैं। और इश्यूज क्या फेस करते हैं, इनहेरेंट फीमेल स्किल माना जाता है तो वैल्यू नहीं दी जाती, हरासमेंट ह्यूमिलिएशन होता है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, मीडिया अटेंशन रेयर है और जॉब गारंटी नहीं है, कुछ भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन वगैरह जब मर्जी आया हटा दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है और वर्क प्लेस नहीं होता है, वो प्राइवेट स्पेस होता है, इस वजह से मॉनिटरिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। यूनियंस है ही नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स की जो यूनियन है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये सब दिक्कत है। इसके बाद ये मैरीटाइम सेक्टर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। मैरीटाइम सेक्टर में इस साल ने ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में सरकार ने इस बार बढ़िया प्रोविजन किए हैं। पहले तो सागरमाला इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया था, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। सरकार ने सोचा था पोर्ट्स पे फोकस करेंगे तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो अपने आप बढ़िया बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रो किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ा है, बट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो स्टैग्नेंट कर गई है कतई। ये दिक्कत है। तो प्रॉब्लम क्या है, शिप बनाने में बहुत ज़्यादा बोरोइंग कॉस्ट लगती है, लंबे समय के लिए लोन मिलता नहीं है, शिप के नाम पे कोलेटरल नहीं मिलता, और चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं, टैक्सेशन ज़्यादा है इंडिया में, और बाहर से चीज़ इंक्वायर करनी हो तो फंड भेजना बहुत मुश्किल है वहाँ पे दूसरे देश में। शिप बनाने के लिए हाई इनपुट कॉस्ट है, स्टील काफ़ी महंगा है, कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे, शिप बिल्डिंग के लिए आवश्यक स्किल इंडिया में नहीं है, डिलीवरी डिले हो जाता है। तो सरकार ने अच्छे प्रोविज़न किए हैं, जैसे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा 25,000 करोड़ का, वेसल्स को, बड़े वेसल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है तो लोन मिलना आसान होगा। शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ताकि शिप बिल्डिंग से संबंधित सभी कंपनीज एक ही जगह पे रहें, शिप बनाना आसान हो। शिप बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए 10 सालों के लिए, उनको इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। क्रेडिट इंसेंटिव मिलेंगे अगर शिप ब्रेकिंग यार्ड में शिप्स को तोड़ा जाएगा तो। लेकिन कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, जैसे एक तो देखो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में सिर्फ 49% सरकार की तरफ से आएगा, बाकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। टैक्स डिस्पैरिटीज़ हैं, 5% IGST लगता है शिप परचेज करने पर, TDS काटना पड़ता है इंडियन सी फेरर की सैलरी देने में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की दिक्कत है, लोन छोटे समय के लिए मिलता है। तो अभी तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने की आवश्यकता है शिप के ऑपरेशन में, क्योंकि एमिशन कम करने पे फोकस है। तो ये भी हमने डिस्कस किया। फिर देखो हमने क्या डिस्कस किया, फिर जॉब क्रिएशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। 3 टाइप की जॉब्स की हमें आवश्यकता है आज के समय में। क्लाइमेट रिजिलियंट जॉब्स, ई रिक्शा वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, बायोगैस प्लांट, रूफ टॉप सोलर पैनल। फिर AI रिजिलियंट जॉब्स की हमने बात की, 50% ऑटोमेशन होने वाला है, कोड भी आजकल AI लिख रहा है। तो हमें फिर देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी नहीं होगी, उनकी जरूरत हमेशा पड़ेगी, तो इन पे फोकस करने की आवश्यकता है। तीसरा एस्पायरेशन सेंट्रिक जॉब्स, गांव का यूथ बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन
लर्निंग आउटकम अच्छी नहीं है, एजुकेशन फाउंडेशन वीक है, बेचारे को जॉब और कोचिंग करनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब और कोचिंग पर रिलाई करना पड़ता है। तो 70,000 पैक हाउस बना दो, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को सपोर्ट कर दो। तो ये सब पॉइंट्स थे इसमें। अब क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो ये जॉब्स वाला, किस टाइप के जॉब्स की आवश्यकता है, दूसरा ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।